नमस्कार। आज मैं आपको ऐसी घातक बीमारी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में हमारे समाज में जागरूकता कम है। अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, एक बहुत दुखद घटना थी कि विदिशा की एक फैमिली ने अपने 2 बेटों सहित सुसाइड कर लिया था। उनके दोनों बेटों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी जो कि एक ना ठीक होने वाली बीमारी है। उसका इलाज तो पॉसिबल नहीं है मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ का, पर बचाव संभव है। तो मैं आज उसी के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आपकी फैमिली में ऐसी बीमारी है तो आप कैसे उन बीमारियों से बच सकते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कैसे होती है, आप उनसे कैसे बच सकते हैं, उनका इलाज पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपकी फैमिली में मतलब दूर के रिलेटिव्स में जैसे जो चाचा ताऊ हैं या और कोई उनकी ऊपर वाली प्रोजेनी है, उसमें अगर किसी को इस टाइप की बीमारी रही हो या ऐसी हिस्ट्री हो कि ज़्यादातर लोगों की डेथ मिड 20s में यानी 20 से 30 साल की उम्र में ही हो गई हो, तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अगर ये बात पहले से पता है कि किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी, तो सबसे पहले तो आपको अपना जेनेटिक टेस्ट कराना चाहिए। इवन इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए शादी की जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तभी से, कि अगर आपकी फैमिली में ये बीमारी है तो शादी करने लायक लड़के लड़कियां हैं, उनका जेनेटिक टेस्ट इस चीज़ के लिए हो जाना चाहिए कि कहीं आप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जीन के वाहक तो नहीं हैं, आप में वो जीन तो नहीं है। ज़्यादातर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के केसेस में महिलाएं वाहक होती हैं और पुरुषों में लक्षण आते हैं। मतलब महिलाओं में वो जीन तो होता है लेकिन उनमें बीमारी नहीं होती, बीमारी के लक्षण नहीं होते, पर पुरुषों में बीमारी के लक्षण होते हैं क्योंकि ज़्यादातर ये बीमारियां एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती हैं। पर जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है वो ऑटोसोमल भी हो सकती है, तो उसमें महिलाएं भी वाहक हो सकती हैं, पुरुष भी वाहक हो सकते हैं। यदि आपको शादी के बाद पता चलता है कि आप दोनों में से कोई इन बीमारी का वाहक है, तो आपको प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट या जेनेसिस्ट से बात कर लेना चाहिए, उनसे मिल लेना चाहिए। आप दोनों की जेनेटिक टेस्टिंग हो जानी चाहिए और कंसीव करने के तुरंत बाद भी आपको फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट के पास जाना होगा ताकि वो आपके गर्भस्थ शिशु की जांच करके बता सके कि उस बच्चे को ये बीमारी होगी या नहीं होगी। जैसे हम डिशून मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करते हैं तो उसमें 25% चांसेज इस बात के होते हैं कि आपको नॉर्मल बेटा हो और 25% इस बात के चांसेस होते हैं कि डिशून मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रस्त बच्चा हो। ऐसे ही फीमेल्स में ये होता है कि 25% चांसेस इस बात के होते हैं कि 25% बेटियां नॉर्मल हों और 25% बेटियां उस जीन की वाहक हों या कैरियर हों कि उनके बच्चों में वो उस जीन को ट्रांसमिट करें। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? पहली चीज़ तो अगर फैमिली में इस टाइप की किसी को कोई हिस्ट्री है तो ध्यान दें कि ये बीमारी तो नहीं है। अगर है तो खुद की जेनेटिक टेस्टिंग कराएं। और अगर आपको कुछ भी पता नहीं है और आपके बड़े अगर किसी बेटे या बेटी में इस बीमारी के लक्षण हैं, तो जो आगे की प्रेगनेंसी है उसमें प्लीज़ कंसीव करने के पहले ही फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट से या जेनेसिस्ट से बात करें। और कंसीव करने के बाद भी हम उस प्रेगनेंसी में बता सकते हैं कि इस गर्भस्थ शिशु को ये बीमारी होगी या नहीं होगी। तो ये 2 तरह से किया जाता है कि 3 महीने तक हम सीवीएस करते हैं, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, मतलब जो बच्चे के चारों तरफ जो टिश्यू होता है, प्लेसेंटा जो होता है, उसका एक पार्ट हम एक पतली सी निडल के द्वारा निकाल के जेनेटिक लैब में भेजते हैं और उसका एनालिसिस हो जाता है। या फिर जो 16 हफ्ते के बाद में फिर हम जो बच्चे के चारों तरफ का वाटर होता है उसको लेके जेनेटिक लैब में भेज देते हैं, उससे भी एनालिसिस होके पता लग जाता है। इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें ये होता है कि बचपन से ही बच्चों में लक्षण आने लगते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तब तो वो बिल्कुल स्वस्थ होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी मसल्स काम करना बंद कर देती हैं। सबसे पहले पैर की मसल्स काम करना बंद करती है, बच्चे को चलने में प्रॉब्लम होती है, वो बार बार गिरता है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता है। और जब वो जमीन पे से उठता है तो अपने घुटने पे हाथ का सहारा लेके ही उठ पाता है। ये उसका टिपिकल साइन होता है जिसको हम गोवर साइन भी बोलते हैं। तो अगर ये सब लक्षण बच्चे में हैं तो प्लीज उसकी टेस्टिंग जरूर करवाएं।
आइडियली तो सारे बच्चों की न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग होना चाहिए, जो हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है। फॉरेन में तो होती है न्यूबॉर्न्स की स्क्रीनिंग, तो उसमें पता चल जाती है ये सब बीमारियां। और अगर बच्चे को ये बीमारी है ही तो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी में तो जो आपने पेपर में भी पढ़ा होगा कि 16 करोड़ के इंजेक्शन की जरूरत है, पर वो इंजेक्शन भी तभी लग सकता है जब बच्चे की एज 2 साल से कम हो। अगर 2 साल से ऊपर बच्चे की एज हो गई हो तो वो इंजेक्शन से भी इलाज पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे बच्चों में ये होता है कि पैर की मसल्स धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं तो पैर की मसल्स काम करना बंद करती हैं, उसके बाद उनकी जो सांस लेने वाली मसल्स होती हैं वो अफेक्ट होती हैं और हार्ट की मसल्स अफेक्ट होती हैं और बच्चे को बचाना असंभव होता है। ऐसे बच्चे केवल मिड 20s तक ही जी पाते हैं, मतलब 20 से 30 साल की उम्र ही उनकी रह जाती है। तो इस वीडियो का माध्यम हमारा यही है कि हम कुछ अवेयरनेस क्रिएट कर सके मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या एट्रोफी के बारे में। तो प्लीज इन सब चीजों पे ध्यान दें। आप प्रेगनेंसी में भी एक बार तो फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। तो अगर घर में किसी को ये प्रॉब्लम है या ताकि आपका कोई आने वाला बच्चा इन घातक बीमारियों से अफेक्ट ना हो, तो प्लीज इस मामले में ध्यान देना अब बहुत जरूरी है। और अब न्यूज़पेपर से भी अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, गवर्नमेंट भी इन चीजों पे ध्यान दे रही है, पर मूल जिम्मेदारी तो हमारी ही है क्योंकि हम माता पिता हैं उन बच्चों के। प्लीज टेक केयर। थैंक यू।